हाय, माना जाता है कि मिड कैप कंपनीज में लार्ज कैप कंपनीज की तुलना में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। साथ ही में मिड कैप कंपनीज के डिस्क्लोजर्स और फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड स्मॉल कैप कंपनीज से बेटर होते हैं। तो इसी कारण इन कंपनीज पे रिसर्च करना और इन्हें फॉलो करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। मिड कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी रैंकिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म्स में 101 से 250 में हो। जब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो फोकस में आ जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि स्मार्ट मनी कहाँ इन्वेस्ट हो रही है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन मिड कैप कंपनीज की जिनमें जुलाई 2022 के मंथ में म्यूचुअल फंड्स द्वारा सबसे ज्यादा बाइंग देखी गई थी। कुछ दिनों पहले हमने ऐसे 5 लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में बात की थी जिनमें जुलाई के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे भी जरूर चेक करें। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इस वीडियो के लिए 26 अगस्त को मार्केट क्लोजिंग पे जो प्राइसेस थे उन्हें कंसिडर किया है और जिस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा बाइंग की है वैल्यू टर्म्स में, उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली कंपनी है कोफॉर्ज लिमिटेड। कोफॉर्ज एक आईटी सेक्टर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है। ये पहले एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के नाम से भी जानी जाती थी। एनआईआईटी के प्रमोटर्स ने अपना स्टेक 2019 में बेरिंग पीई एशिया के थ्रू हल्स बीवी को बेच दिया था। कोफॉर्ज का रेवेन्यू ब्रेकअप कुछ इस प्रकार का है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 29.5%, इंश्योरेंस 23.1%, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी 19.4%, अदर्स 28%। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 283.2 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। साल दर साल कोफॉर्ज अपना बिजनेस बढ़ाता जा रहा है और नए क्लाइंट्स ऐड करते जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कोफॉर्ज ने 47 नए क्लाइंट्स ऐड किए और 8,000 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा के नए ऑर्डर्स भी बुक किए। पिछले 5 साल में कंपनी ने 20.3% के CAGR से अपने फ्रेश ऑर्डर्स बाय वैल्यू इंक्रीज किए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में कोफॉर्ज ने रेवेन्यू में 25.2% का ग्रोथ दिखाया है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 21.1% का। लेकिन इंडियन आईटी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ही इंटेंस है। इसके कारण कंपनी को नए कस्टमर्स लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एम्प्लॉयज को रिटेन करना भी एक चैलेंज है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्प्लॉय एट्रिशन यानी कि एम्प्लॉयज के कंपनी को छोड़ के जाने का रेट लगातार बढ़ रहा है। साथ ही कोफॉर्ज का कैश जनरेशन वीक होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का DSO यानी कि डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग 72 डेज हो गया है, जो पिछले साल 63 डेज था। डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को उनके सेल्स की पेमेंट ऑन एन एवरेज कितने दिन में मिलती है। ऑल्सो कॉस्ट और कैपेक्स के कारण भी कंपनी के कैश फ्लोज पे प्रेशर पड़ रहा है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं। दूसरी मिड कैप कंपनी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। HPCL ऑयल रिफाइनिंग और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। 2018 में गवर्नमेंट ने अपना HPCL का स्टेक ONGC को बेच दिया था। HPCL की खुद की 2 रिफाइनरीज हैं। ये रिफाइनरीज मुंबई और विशाखापट्टनम में हैं, जिनकी कैपेसिटी 17.8 MMTPA यानी कि मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। इसके अलावा HPCL ने दूसरी कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर भी किया है। HPCL रिन्यूएबल एनर्जी के स्पेस में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 309.12 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। HPCL की सबसे बड़ी ताकत है उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। देश भर में इनके पेट्रोलियम के 20,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। LPG डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इनके पास 6,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि EV के बढ़ते ग्रोथ को देखते हुए इन्होंने 1,000 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशंस भी लगा लिए हैं। 3,775 किलोमीटर्स में फैला हुआ HPCL का पाइपलाइन नेटवर्क भारत में दूसरे नंबर पे है। HPCL की दोनों ओन रिफाइनरीज मुंबई और विशाखापट्टनम कोस्ट के पास हैं। इससे कंपनी को लॉजिस्टिक्स में आसानी होती है, जिससे कंपनी के कॉस्ट में बचत होती है और प्रॉफिट्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन क्रूड ऑयल प्राइस की वॉलेटिलिटी कंपनी के लिए कंसर्न है। अगर कंपनी प्राइस हाइक्स को कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती तो इसके प्रॉफिट्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और क्योंकि क्रूड का इंपोर्ट डॉलर में होता है तो डॉलर के रेट बढ़ने से भी कंपनी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। HPCL ने पिछले कुछ सालों में अपने डेट को 2 गुना कर दिया है। इससे कंपनी पे इंटरेस्ट पेमेंट और कैश फ्लो का प्रेशर पड़ सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं।
नेक्स्ट कंपनी है पीबी फिनटेक लिमिटेड। पीबी फिनटेक इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है। पॉलिसी बाजार और पैसा बाजार जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू कंपनी इंश्योरेंस, क्रेडिट और कई सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी ने 49 इंश्योरर पार्टनर्स और 56 लेंडिंग पार्टनर्स के साथ टाई अप कर रखा है, जिसके कारण कंपनी का नेटवर्किंग काफी स्ट्रॉन्ग है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 327.3 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। पीबी फिनटेक टेक्नोलॉजी की मदद से कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने की कोशिश करती है। एसेट लाइट अप्रोच के कारण उनकी कंपनी कम कॉस्ट में अपनी सेल्स और मार्केट शेयर इंक्रीज करने में सक्सेसफुल रही है। आने वाले समय में साइबर सिक्योरिटी अटैक और डेटा लीक जैसे इश्यूज के कारण कंपनी को स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण कंपनी अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को लूज कर सकती है। लिस्टिंग के बाद कंपनी की सेल्स बढ़ रही हैं, पर उनके लॉसेस उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले सालों में भी अगर पीबी फिनटेक ऐसे ही रिजल्ट्स देती रही तो इससे शेयर प्राइस और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पे काफी बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी के 4 लार्जेस्ट पार्टनर्स ने टोटल रेवेन्यूज में 32.81%, 35.11% और 30.82% कंट्रीब्यूट किया था। इससे कंपनी का क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ जाता है और अगर कोई पार्टनर के साथ टाई अप टूट जाता है तो कंपनी को काफी रेवेन्यू लॉस हो सकता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देखते हैं। फोर्थ कंपनी है इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड। इंडियन होटल्स कंपनी टाटा ग्रुप की जानी मानी कंपनी है जो हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में 119 सालों से है। ये कंपनी इंडिया में कई सारे होटल्स, पैलेसेस और रिजॉर्ट्स को मैनेज, ऑपरेट और ओन करती है। IHCL 10 से ज्यादा कंट्रीज और 100 से ज्यादा लोकेशंस में मौजूद है विद 200+ होटल्स। IHCL कई सारे आइकॉनिक होटल ब्रांड्स को भी ओन करती है, जैसे कि ताज, विवांता, जिंजर, सिलेक्शंस, एक्सप्रेशंस और कई अलग ब्रांड्स। इनके ताज ब्रांड को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड 2022 और इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड 2022 के टाइटल के साथ ऑनर किया गया है। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 362.7 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। रिवेंज ट्रैवल के कारण सभी वेकेशंस प्लान कर रहे हैं। टाटा ग्रुप की स्ट्रॉन्ग बैकिंग रखने वाली इंडिया की लीडिंग होटल चेन में से एक IHCL को इस पेंटअप डिमांड से काफी ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी के संग IHCL ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 में अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस भी दिया है। IHCL एक टर्न अराउंड सिचुएशन में है। अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में राइट्स इशू भी किए थे। फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी ने QIP यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू भी पैसे रेज किए। QIP के जरिए इंडियन लिस्टेड कंपनी बिना किसी स्टैंडर्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस के डोमेस्टिक मार्केट से आसानी से कैपिटल रेज कर सकती है। QIP एक रिलायबल, एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है फंड्स रेज करने का। लेकिन जब भी इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, होटल रूम्स की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है। होटल्स बिजनेस काफी साइक्लिकल है और पूरी तरह से ट्रैवल पे डिपेंड करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में ट्रैवल ना होने के कारण इनका डेट हाईएस्ट लेवल पर था और इनकी ऑक्यूपेंसी रेट भी सबसे कम लेवल पे थी। चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। आखिरी मिड कैप स्टॉक है ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। ग्लैंड फार्मा हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी है जो जेनेरिक इंजेक्टेबल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी B2B बिजनेस मॉडल फॉलो करती है और 60 से ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। ग्लैंड फार्मा के पास टोटल 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। जुलाई के मंथ में म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में अप्रोक्सीमेटली 509.83 करोड़ रुपीस की बाइंग की थी। ग्लैंड फार्मा की स्ट्रॉन्ग R&D टीम और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होने के कारण कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पिछले 3 सालों में 29% CAGR का सेल्स ग्रोथ और 38% CAGR का प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवर कर पाई है। नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए कंपनी अपने रेवेन्यू का लगभग 3 से 5% R&D में स्पेंड कर रही है, जिसके कारण कंपनी अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मेंटेन कर पा रही है। कंपनी अपने की रॉ मटेरियल्स चाइना से इंपोर्ट करती है, जिसके कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से कंपनी के रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्रॉफिट मार्जिन दोनों पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा इंडियन फार्मा सेक्टर बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, इसलिए कंपनीज को कंसिस्टेंटली अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहना पड़ता है और कैपेक्स में इन्वेस्ट करते रहना पड़ता है। चलिए अब इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज पे नजर डालते हैं।
तो ये थी वो 5 मिड कैप कंपनीज जिनमें म्यूचुअल फंड्स द्वारा जुलाई में सबसे ज़्यादा बाइंग देखी गई है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन हिट करिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। इसके अलावा हमने एक नया ट्रेडिंग चैनल लॉन्च किया है जहां हम हमारे व्यूअर्स को ट्रेडिंग से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट्स जैसे कि चार्ट्स, इंडिकेटर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर चेक करें। हमने चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.